वेलकम टू द लिटरेरी लैम्प। आज का हमारा टॉपिक है एब्सर्ड ड्रामा, जो कि यूजीसी नेट सेट और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एब्सर्ड ड्रामा की डेफिनेशन, ओरिजिन एंड फिलॉसफी, थीम एंड इम्पैक्ट और की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और साथ ही एब्सर्ड ड्रामा के 3 सबसे बड़े प्लेराइट्स सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर और यूजीन यूनेस्को के बारे में भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक की नोट्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना देर किए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है। व्हाट इज़ एब्सर्ड ड्रामा? Absurd drama is a genre where traditional structure collapses. There is no clear plot, characters behave irrationally, and dialogue often lacks logic. एब्सर्ड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जहाँ ट्रेडिशनल ड्रामा के तमाम उसूल टूट जाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रामा जहाँ एक सीधा साधा प्लॉट होता है, समझ आने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, लॉजिकल डायलॉग्स होते हैं। एब्सर्ड ड्रामा में ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह के प्लेस में कोई क्लियर प्लॉट नहीं होता, कहानी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कैरेक्टर्स अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और उनकी बातों में अक्सर कोई सीधा लॉजिक भी नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स अ वर्ल्ड स्ट्रिप्ड ऑफ पर्पस, echoing the existential belief that life itself is absurd. इन ड्रामास का मकसद सिर्फ अजीब लगना नहीं होता, बल्कि ये डीप और स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। ये दुनिया का वो रूप दिखाता है जहाँ ज़िंदगी का कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता या मीनिंग समझ नहीं आते। यही वजह है कि इस ड्रामे की बुनियाद एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी पर रखी गई है, जो ये कहती है कि ज़िंदगी अपनी असल में ही बेमकसद या एब्सर्ड है। This movement emerged in the mid-20th century after the trauma of 2 world wars. ये मूवमेंट 20वीं सदी के बीच में उभरी, ख़ासतौर पर 2 बहुत तबाहकुन वर्ल्ड वॉर्स के बाद, जहाँ इंसानियत ने बहुत खूनरेज़ी और तबाही देखी। Origins and philosophy. The term theatre of the absurd was coined by critic Martin Esslin. It was inspired by existential philosophy, especially the writings of Albert Camus and Jean-Paul Sartre. थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का लफ्ज़ पहली बार क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, बल्कि एक पूरी मूवमेंट का नाम था जो 20वीं सदी के बीच में उभरी। इसकी जड़ें एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी से जुड़ी है, ख़ास तौर पर एल्बर्ट कैमू और जॉन पॉल सार्टर के प्लेस इस फिलॉसफी पर बेस्ड है। Camus described life as meaningless, a constant struggle to find purpose in an indifferent universe. अल्बर्ट कैमू का कहना था कि ज़िंदगी अपनी असल में ही बेमकसद है। हम एक ऐसी यूनिवर्स में जीते हैं जहां हमारे इमोशंस, उम्मीदें या स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इंसान फिर भी लगातार इस बेरहम खामोश कायनात में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता रहता है। यही स्ट्रगल, यही कॉन्फ्लिक्ट एब्सर्ड ड्रामा का सेंट्रल थीम बन गया है। एब्सर्ड ड्रामा ड्रामेटाइजेस दैट कॉन्फ्लिक्ट, ऑफन ब्लेंडिंग डार्क ह्यूमर, रिपीटेशन एंड साइलेंस। एब्सर्ड ड्रामा इस फिलोसॉफिकल टेंशन को स्टेज पर ड्रामेटाइज करता है। यहाँ आप देखेंगे कि डायलॉग्स में डार्क ह्यूमर, लगातार रिपीटेशन और कभी कभी गहरी खामोशी होती है। ये तमाम टेक्निक्स एक अजीब और सोचने पर मजबूर कर देने वाला माहौल पैदा करती है, जहाँ हंसी भी होती है और एक अजीब सा इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है। मिसाल के तौर पर एब्सर्ड ड्रामा में कोई कैरेक्टर एक ही सवाल बार बार पूछता रहता है, लेकिन उसे उसका जवाब कभी नहीं मिलता। ये ज़िंदगी की उस बेचैन तलाश का आर्टिस्टिक सिंबल है जो इंसान हर वक्त करता रहता है, और आखिर में उसकी तलाश कभी पूरी नहीं होती और वो खाली हाथ रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे एब्सर्ड ड्रामा की थीम्स और उसका इम्पैक्ट। एब्सर्ड ड्रामा challenges audience. It doesn't offer answers, it demands questions. एब्सर्ड ड्रामा ऑडियंस को चैलेंज करता है। ये उन्हें रेडीमेड आंसर्स नहीं देता, बल्कि उनके जहन में नए सवालात पैदा करता है। यानी जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो कहानी का कंक्लूज़न नहीं, बल्कि सोचने का एक प्रोसेस लेकर निकलते हैं जिसमें कई सवालात होते हैं। इट शोज लाइफ एज फ्रेगमेंटेड, ट्रेजिक एंड समटाइम्स लाफेबल। इन ड्रामास में ज़िंदगी को फ्रेगमेंटेड यानी टूटे फूटे टुकड़ों में दिखाया जाता है,
जहाँ ट्रेजिक सिचुएशन और बेमानी लगते डायलॉग्स के बीच कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल फनी होती है। हंसी और गम का ये अजीब सा मिक्सचर इंसान के हकीकी तजुर्बात की अक्कासी करता है। By rejecting logic and tradition, it reflects the delusionment of the 20th century. एब्सर्ड ड्रामा ने लॉजिक और ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को रिजेक्ट करके 20वीं सदी की उस गहरी उलझन और बेचैनी को रिफ्लेक्ट किया है जो दुनिया ने दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच महसूस की। एब्सर्ड ड्रामा हमें रिमाइंड कराते हैं कि ज़िंदगी हमेशा सीधी सादी नहीं होती, बल्कि कभी कभी बिल्कुल अजीब, अनप्रिडिक्टेबल और एब्सर्ड होती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स। एब्सर्ड प्लेस ऑफन इंक्लूड circular or fragmented plots, illogical or repetitive dialogue, meaningless actions and long silences, minimalist or surreal settings, a sense of alienation or despair. These elements create a powerful emotional atmosphere of confusion and futility. एब्सर्ड ड्रामा के कुछ ख़ास फीचर्स होते हैं जो उन्हें ट्रेडिशनल ड्रामा से अलग करते हैं। सबसे पहला, इनका प्लॉट अक्सर सर्कुलर या फ्रेगमेंटेड होता है, यानी कहानी शुरू होती है, घूमती रहती है और वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, या फिर बीच बीच में टूटे हुए टुकड़ों की तरह लगती है। डायलॉग्स में लॉजिक की कमी होती है, अक्सर बातें रिपीटेटिव होती है, जहाँ एक ही चीज़ बार बार कही जा रही होती है, जैसे कोई लूप चल रहा हो। कभी कभी कैरेक्टर्स ऐसे मीनिंगलेस एक्शंस करते हैं जो कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि मीनिंगलेसनेस को और भी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। इन ड्रामास में लॉन्ग साइलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। ये खामोश लम्हे ऑडियंस को बेचैन कर देते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। इन ड्रामास के सेट्स बहुत सीधे साधे या फिर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब होते हैं, जहाँ कुछ चीज़ें रियलिटी से जुड़ी होती है और कुछ बिल्कुल अजीब होती है, जैसे उनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें एलियनेशन यानी अलग थलग पड़ने का एहसास पैदा हो, कन्फ्यूजन और फ्यूटिलिटी यानी यूजलेसनेस, या फिर यूँ कहा जाए तो बेकार या नाकारा होने का एहसास एब्सर्ड ड्रामा का असल चार्म है। आगे हम एब्सर्ड ड्रामा के 3 सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले है सैमुअल बेकेट। द मोस्ट फेमस प्लेराइट ऑफ एब्सर्ड ड्रामा इज सैमुअल बेकेट. His masterpiece, Waiting for Godot, features two men waiting endlessly for someone who never arrives. सैमुअल बेकेट एब्सर्ड ड्रामा के सबसे मशहूर ड्रामेटिस्ट है। उनका मशहूर ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें दो आदमी किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। Nothing happens in a traditional sense, yet everything is deeply meaningful. अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल सेंस में इस ड्रामे में कुछ होता नहीं है, ना कोई बड़ी एक्शन, ना ही क्लाइमैक्स, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का हर सीन, हर बात, यहाँ तक कि साइलेंट सीन्स भी मायने रखते हैं। Beckett explores themes of waiting, identity and hopelessness with poetic bleakness. Beckett अपने ड्रामास में इंतज़ार, पहचान और नाउम्मीदी जैसे थीम्स को उदास और गमगीन पोइट्री के साथ जाहिर करते हैं। उनका स्टाइल इतना खामोश और साथ ही इतना गहरा है कि ऑडियंस को ज़िंदगी की बेमानियत और इंतज़ार की तल्ख सच्चाई दोनों का सामना करना पड़ता है। हैरोल्ड पिंटर। British playwright Harold Pinter brought subtle menace and psychological tension to absurdism. His famous Pinter pause uses silence as a dramatic weapon. ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैरोल्ड पिंटर ने एब्सर्ड ड्रामा को एक नया रंग दिया, एक ऐसा रंग जिसमें खामोशी, साइकोलॉजिकल टेंशन और एक छुपे हुए खौफनाक एहसास जैसे कई शेड्स मौजूद हैं। पिंटर का सबसे मशहूर ड्रामा पिंटर पॉज एक ऐसी खामोशी समेटे है जो सिर्फ चुप नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक असर, एक ख़तरा और एक बेचैनी समेटे है। ड्रामा में मौजूद लॉन्ग साइलेंसेस ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगला लफ्ज़ क्या होगा, या शायद कोई होगा भी या नहीं। Plays like The Birthday Party and The Dumb Waiter explore power, fear and the unknown. उनके प्लेस जैसे द बर्थडे पार्टी और द डम वेटर इंसानी रिश्ते, पावर का खेल
और खौफ जैसे थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। विंटर के ड्रामास में अक्सर लगता है जैसे कि एक सीधा साधा सीन चल रहा है, लेकिन उसके नीचे कुछ और ही तूफान उबल रहा होता है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह देना विंटर का ख़ास अंदाज है। यूजीन यूनेस्को, another giant of the absurd is Eugene Ionesco. In The Bald Soprano and Rhinoceros, he mocks the collapse of communication and the absurdity of social conformity. एब्सर्ड ड्रामा का एक और बहुत बड़ा नाम है यूजीन यूनेस्को, एक ऐसा ड्रामेटिस्ट जो ज़िंदगी की पीछे छुपी हुई नासमझी और तन्हाई को बड़े मज़ाहिया लेकिन गहरे अंदाज में पेश करता है। उनके प्लेस जैसे द बाल सोप्रानो और राइनोसेरोस समाजी रवैयों और एक दूसरे से बातचीत करने के तरीक़ों को चैलेंज करते हैं। These characters speak nonsense, repeat cliches, and slowly lose their individuality, symbolizing modern alienation. द बाल सोप्रानो में कैरेक्टर्स बेमकसद बातें करते हैं, किसी बात को बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे अपनी शनाख्त खो देते हैं। वहीं राइनोसेरोस में यूनेस्को एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जहां एक शहर के लोग एक के बाद एक राइनोसेरोस में तब्दील होने लगते हैं। पहले तो ये चीज़ें अजीब और मज़ाहिया लगती है, मगर धीरे धीरे ये एक खौफनाक अलामत बन जाती है। ये तब्दीली एक एलेगरी है, यानी एक मिसाली कहानी जो समाज का सच दिखाती है। इस ड्रामा के ज़रिए यूनेस्को ये समझाते हैं कि कैसे लोग समाजी दबाव, रिवायती सोच और अंधी इताअत की वजह से अपनी सोच और शनाख्त खो देते हैं। हर शख्स जो रहना-सरस बन जाता है, असल में उन लोगों की अलामत बन जाता है जो भीड़ चाल चलते हैं और अपनी आज़ादी और इंडिविजुअलिटी यानी इनफरादियत खो बैठते हैं। इस ड्रामा का मैसेज ये है कि अगर इंसान अपनी सोच और आज़ादी को क़ायम ना रखे तो वो धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बनकर सिर्फ एक रहना-सरस बन जाता है, बेशनाख्त और बेसोच, समाजी रवैयों का ग़ुलाम। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।